मेरी शादी को अभी कुछ दिन ही गुजरे थे। जिंदगी बहुत खुशहाल गुजर रही थी। मेरा पति भी मेरा बहुत ख्याल रखता। मेरी हर बात मुंह से निकलने से पहले ही पूरी हो जाती। लेकिन उनकी एक बात बहुत अजीब थी। वह मुझे रात को जल्दी सुला देते। जब मैं कहती कि मुझे इतनी जल्दी सोने की आदत नहीं, तो वह खुद करवट बदलकर सो जाते और मजबूरन मुझे भी सोना पड़ता। आधी रात को अचानक मेरी आंख खुली। मैं यह देखकर हैरान रह गई कि मेरा पति बिस्तर पर नहीं था। पहले तो मुझे लगा शायद वॉशरूम गए होंगे, मगर जब 10-15 मिनट गुजरे वह बाहर ना आए तो मैं उठी और इधर उधर देखने लगी, मगर दिनेश को कहीं ना पाया। मैं तेजी से बाहर की तरफ गई। अभी मैंने हवेली के आंगन में कदम रखा ही था कि घर के मेन गेट से दिनेश आते हुए नजर आए। रात के इस वक्त दिनेश को बाहर से आता हुआ देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं बोली, इस वक्त आप कहाँ चले गए थे? तब दिनेश बोले, कहीं नहीं, बस जरा घबराहट हो रही थी तो सोचा बाहर जाकर हवा लगा लूं। इनकी बात पर मुझे यकीन आ गया, क्योंकि अभी शादी को मुश्किल से 1 हफ्ता ही हुआ था, तो शक करने की वजह ही नहीं बनती थी। अगली रात फिर अचानक आंख खुली तो रोजाना की तरह दिनेश अपने कमरे में नहीं थे। मैं जल्दी से आंगन के गेट की तरफ गई। अभी मुझे गेट से कदम बाहर निकाले कुछ मिनट ही हुए थे कि सामने से दिनेश जाते हुए नजर आए। वह हवेली के पिछले हिस्से की तरफ मुड़ रहा था। रात बहुत खामोश थी, हर तरफ खूब अंधेरा था, इसलिए डर के मारे मैं कमरे में वापस आ गई। अगले दिन मैंने घर की नौकरानी से पूछा कि घर के पिछले हिस्से में कौन रहता है। मेरी बात सुनकर नौकरानी ने हैरानी से मुंह पर हाथ रख लिया और बोली, मालकिन जी, आज तो आपने ये बात कर ली है, मगर दोबारा मत कीजिएगा। मैं जानती थी दिनेश मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे। रात को दिनेश के आते ही मैंने दिनेश से पूछा, कल मैंने आपको हवेली की तरफ जाते हुए देखा था, आप वहां क्यों गए थे? मेरी ये बात पूछने की देर थी कि दिनेश ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोले, आज तो तुमने हिम्मत कर ली है, मगर आइंदा तुमने उस तरफ जाने की हिम्मत भी की तो वह दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझसे इतना प्यार करने वाला व्यक्ति इस कदर बेरहम और जाहिल हो सकता है। मैं उनका ये व्यवहार देखकर चुप हो गई, मगर मैंने दिल में एक फैसला कर लिया जिसे हर हाल में पूरा करना था, और यह रात खामोशी से गुजर गई। मुझे अगली शाम का इंतजार था। आधी रात को अचानक आंख खुली तो दिनेश कमरे से बाहर आ निकल रहे थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। मैंने फौरन आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक करने लगी, मगर जैसे ही वह कमरे से बाहर निकले मैं भी उनके पीछे पीछे चल दी। लेकिन दरवाजा थोड़ा सा खुला रह गया, जिससे मैं छुपकर अंदर का मंजर आसानी से देख सकती थी। अंदर जाते ही दिनेश ने कमरे की लाइट ऑन की। उसके बाद का मंजर मेरे होश उड़ा गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सच्चाई इतनी भयानक होगी। मैंने वहां एक खूबसूरत लड़की देखी जो व्हील चेयर पर बैठी थी। मेरा पति उसकी गोद में सर रखकर बातें कर रहा था। मेरे लिए यह बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। आंखों में आंसू थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पति मेरे होते हुए इस तरह के ख्याल रखता होगा। मेरे ऊपर तो जैसे कयामत टूट पड़ी हो। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि मेरा पति आधी रात को उठकर किसी गैर लड़की की बाहों में जाकर बैठे। मैं तेजी से वहां से मुड़ी और अपने कमरे में जाते ही सामान निकालकर पैक करने लगी। मैं फैसला कर चुकी थी कि मुझे अब इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना। मेरे आंसू और मेरे हाथों की कपकपाहट मेरा साथ नहीं दे रही थी। अभी मैंने कुछ कपड़े निकाले ही थे कि अचानक दिनेश कमरे में आए और मुझे इस कदर गुस्से में देखकर हैरान हो गए और बोले, यह तुम इस वक्त क्या कर रही हो और कहाँ जा रही हो? उनके शब्द मेरे कानों में जहर बनकर घूम रहे थे। मैं फौरन उसकी तरफ चीखते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ 1 सेकंड के लिए भी नहीं रह सकती। तुम एक बेवफा व्यक्ति हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अपनी पत्नी के होते हुए तुम दूसरी औरतों की गोद में सर रखकर रोते हो। मेरे यह कहने की देर थी कि एक थप्पड़ उसने मेरे मुंह पर मारा। थप्पड़ मार कर भी दिनेश का गुस्सा कम ना हुआ। वह बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी बातें करते हुए तुम उस औरत को जान जाओगी तो तुम्हें खुद से भी नफरत होने लगेगी, और जो कुछ तुमने बोला है उस पर भी तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होगी। उसके ये शब्द सुनकर मैं हैरान रह गई।
यह कहते हुए वो जमीन पर बैठ गए और रोने लगे। मेरी आंखों में हैरानी के साथ आंसू भी थे इनकी। यह हालत देखकर मैं भी जमीन पर बैठ गई। मैंने इनके हाथों को थाम लिया और पूछा। तब वह ठंडी आह भरकर बोले, ये उन दिनों की बात है जब मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद पहली बार लंदन से वापस आया था। मैंने जैसे ही घर में कदम रखा, मेरी नज़र 5 चहचीचाती लड़कियों पर पड़ी। वह एक से बढ़कर एक थी, बहुत मासूम और खूबसूरत थी। मैंने माँ से उनके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि बेटा, ये सुमिता की बेटियां हैं जो हमारे यहाँ काम करती हैं, और यह तुम्हारी बहनें जैसी हैं। मगर माँ की यह बात सुनकर मेरे दिल में कई शैतानी ख्याल आने लगे, क्योंकि मैं बाहर से पढ़कर आया था। इसीलिए मेरे लिए यह कोई नई बात नहीं थी। मुझे तो दिल लगाने का अच्छा बहाना मिल गया। वह घर में चलती फिरती रंग बिरंगी तितलियां लगती, हर वक्त मेरी सेवा के लिए तैयार रहती। मैं उनके साथ का फायदा कैसे न उठाता। मैंने एक एक करके इन 5 बहनों को अपने जाल में फंसा लिया। वह पूरी तरह मेरे जाल में फंस चुकी थी। मैंने बारी बारी 5 के साथ अपनी शैतानी ख्वाहिश को पूरा किया। मैं हर एक से अलग अलग वक्त में मिलता था ताकि किसी को शक न हो। इनमें से सबसे छोटी जो 14 साल की थी, जो मुझे बहुत प्यारी लगती थी। सुमिता आंटी तो यही समझती थी कि मैं इनके लिए भाइयों की तरह हूँ, मगर मेरी जिंदगी लुत्फ और सुरूर से भर चुकी थी। लेकिन मेरा बुरा वक्त उस वक्त शुरू हुआ जब एक रात उनकी सबसे छोटी बेटी मेरे कमरे में आई और बोली, साहब जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? तब वह मेरे पैरों में गिर गई। वह बोली, साहब जी, सच कह रही हूँ, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैंने उसको धक्का दिया और कहा, यह क्या बकवास कर रही हो? पता नहीं किसका गंध तुम मुझ पर थूक रही हो। वह मेरे सामने रोती रही, हाथ जोड़कर कहती, भगवान के लिए साहब जी इसे स्वीकार कर ले, वरना मैं कहीं की नहीं रहूंगी। आप जानते हैं, ये आप ही का बच्चा है। मुझे तो आज तक किसी गैर आदमी ने छुआ तक नहीं, मगर मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसे कमरे से निकाल दिया, जबकि मुझे यह मालूम था कि यह बच्चा मेरा ही है। अगली सुबह सुमिता आंटी मेरी माँ के पास आई और उन्हें सब कुछ बता दिया। वह भी बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, मगर माँ ने उसे बहुत ज्यादा बेइज्जत किया और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती मलकिनों के बेटे पर इस तरह का घटिया इल्जाम लगाते हुए? ये सब तुम गरीबों की चालें होती है। मेरे बेटे का मयार इतना गिरा हुआ नहीं कि वह एक नौकरानी के साथ ऐसे संबंध रखे। मेरी माँ ने सुमिता आंटी को धक्के देकर घर से निकाल दिया। उसी शाम मुझे पता चला कि उनकी छोटी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। फिर सुमिता आंटी बाकी 4 बेटियों को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली गई और दोबारा कभी वापस नहीं आई। उसके बाद फिर से जिंदगी एक नए सिरे से शुरू हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरी बहन प्रिया, जो कि कॉलेज जाती थी, एक दिन उसने मुझे फोन पर कहा कि भाई, मुझे प्रैक्टिकल का कोई काम है, इसलिए मुझे आने में देर हो जाएगी। आप मुझे 4 बजे लेने आ जाना। उस दिन हमारा ड्राइवर भी नहीं था, तो उसे लेने मुझे ही जाना था। मगर ऊपर वाले की करनी ऐसी हुई कि उस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने बाहर चला गया। मुझे बाहर गए हुए रात के 11 बज गए। अचानक मेरी माँ का फोन आया। उन्होंने बताया कि प्रिया अभी तक घर वापस नहीं आई, उसका फोन भी बंद आ रहा है। उसी वक्त मुझे याद आया कि प्रिया ने तो मुझे कहा था कि मैं 4 बजे लेने आ जाऊं। मैं जानता था मेरी बहन बहुत डरपोक है, अकेले एक कदम भी नहीं उठा सकती। मैं तेजी से वहां से उठा और उसके कॉलेज जा पहुंचा, मगर वहां पर कोई नहीं था। कॉलेज का गेट खुला हुआ था। मैं जल्दी से कॉलेज के अंदर गया और पागलों की तरह अपनी बहन को ढूंढने लगा। दिमाग में अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। सारे कमरे बाहर से बंद थे। जैसे ही मैं गेट की तरफ बढ़ने लगा, मेरी नज़र कॉलेज के वॉशरूम पर पड़ी, जिनमें से कुछ के दरवाजे खुले हुए थे और कुछ के बंद थे। जैसे ही मैंने पहले वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। मैंने अपनी बहन को ऐसी हालत में देखा कि शायद कोई भी भाई इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मुझे लगा जैसे पूरे कॉलेज की दीवार मेरे ऊपर आ गिरी हो। मैंने जल्दी से अपने गले में लिपटे कपड़े को उतारा और अपनी बेहोश बहन के जिस्म को उसमें लपेट कर उठाया और गाड़ी में लेटा दिया। वह पहली बार था जब मेरे हाथ खौफ से कपकपा रहे थे।
मेरी बहन कॉलेज की सबसे बेहतरीन स्टूडेंट थी, जिसकी कामयाबी की हर कोई मिसाल देता था। आज उसकी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो गई थी। उसकी हालत देखकर कोई भी आसानी से बता सकता था कि उसके साथ कौन सा जुल्म हुआ है, मगर मैं उसे पूरी दुनिया से छुपाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि अब कोई मेरी बहन पर गंदी नजर डाले। उसने हल्की सी आंखें खोली तो मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू लड़ियों की तरह बहते जा रहे थे। बस वह इतना ही बोली, भैया आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपका इतना इंतजार किया, आप कहाँ रह गए थे? बस वह इतना ही कह पाई थी और फिर वह खामोश हो गई। डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद जो रिपोर्ट लिख कर दी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी बहन के साथ दुष्कर्म हुआ था। छानबीन करने पर पता चला कि चौकीदार और उसके 4 साथियों ने मिलकर मेरी बहन को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। ये एक ऐसा राज था जो हमने किसी को मालूम नहीं होने दिया। लेकिन उस दिन के बाद से मुझे अपने आप से नफरत होने लगी, क्योंकि ये मेन था जिसने प्रिया को यहाँ तक पहुंचाया। पूरे खानदान में हमने ये चर्चा कर दिया कि प्रिया की मृत्यु हो गई है। हमने उसका पूरी तरह अंतिम संस्कार किया। कोई प्रिया के बारे में कुछ नहीं जानता, जबकि सच तो ये है कि जीते जी मर चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि मेरी बहन अब कभी चल नहीं सकेगी। वह 1 महीना अस्पताल में रही। 1 महीने में मैंने अपने माँ बाबा को भी खो दिया। मेरी बहन भी दोबारा जिंदगी की तरफ लौट कर नहीं आई। उस वक्त मुझे सुमिता आंटी का ख्याल आए। वह सब मेरे पापों की सजा थी जो मेरी बहन को मिल रही थी। मैंने रो रो कर ऊपर वाले से अपने पापों की माफी मांगी, मगर शायद मेरा पाप मेरी माफी से बड़ा था। मैं अपनी बहन को घर ले आया और सबसे छुपा कर रखा। किसी को नहीं बताया कि वह जिंदा है। मैं हर रात उससे मिलने जाता, उससे बातें करता हूँ, मगर वह मेरी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती। मैं उसकी आवाज सुनना चाहता हूँ, मगर वह कुछ नहीं कहती। वह दिन में आराम करती है, मगर उसकी पूरी रात जागते हुए गुजर जाती है। तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी खामोश और बेरंग हो गई थी। मैं अक्सर रातों को डर जाया करता था, लेकिन फिर तुम मेरी जिंदगी में आई। मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम्हारा साथ पाकर मैं जिंदगी की तरफ लौट आया था, मगर आज तुमने मेरी जिंदगी पर बहुत बड़ा दाग लगा दिया है। इनकी कहानी सुनते ही मैं हैरत हो गई। तब मैंने इन्हें कहा, आपको यह नहीं करना चाहिए। अगर उसे खुशियां नहीं दे सकते तो उसे कमरे में बंद भी मत करें। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उसे जिंदगी की तरफ लाऊंगी। उसके चेहरे पर वापस वह मुस्कुराहट लाऊंगी। उस दिन के बाद से मैं दिन रात प्रिया की सेवा में लगी रही। उससे हसीन लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। मैं चाहती थी उसे जिंदगी की तरफ लाकर इसके हुस्न को 4 चांद लगा दूं। मैंने उसके लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट का भी इंतजाम किया, जो रोज आकर इसे वर्जिश करवाया करता था। आहिस्ता आहिस्ता वह मुस्कुराने लगी। जिस दिन वह पहली बार मुस्कुराई, वह दिन मेरे और दिनेश के लिए बहुत खास था। इसके बाद हमने अपनी कोशिशें दुगुनी कर दी। आखिरकार न सिर्फ वह अपने पैरों पर चलने लगी, बल्कि नॉर्मल तरीके से बातें भी करने लगी। दिनेश और मेरी जिंदगी में अब वह एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। खानदान वालों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन हमने उनकी परवाह नहीं की। प्रिया की एक अच्छे घराने में शादी करवाई, मगर अफसोस की बात यह थी कि वह कभी मां नहीं बन सकती। इस बात का इसे बहुत दुख था, मगर ईश्वर ने मेरी गोद हरी कर दी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन दिनेश ने वह बेटा प्रिया को दे दिया। मुझे खुशी तो बहुत हुई, लेकिन औलाद को खो जाने का दुख भी था, क्योंकि मुझे अपने पहले बेटे से बहुत लगाव था। प्रिया अब अपने घर में खुश है। मुझे भी ऊपर वाले ने 3 और बच्चे दिए हैं। अब मैं और दिनेश एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके इस कहानी के बारे में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा।